And now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे तुलुए सुबह आजादी। कितने लाख आदमी, कितने बड़े बड़े शहर हम हिंदुस्तान ने छोड़ दिए। गाड़ियाँ लाशें से भरी हुई थी, बसें लाशें से भरी हुई थी, जिधर देखो खून ही खून। आदमी को खून ऐसे था जैसे पानी बह रहा। ये मेरी वाइफ एक बहुत सिंपल थी और बहुत उसको लालच नहीं था, और जो आज मैं तेरी दादी की खातर। अगर तुम ग्रैंड बच्चे तो पा सकते हो कि तू जो कहता ठीक है, वो लाडली होती। बिजनेस की बात बताता हूँ। हाँ। ये सुनने वाली है। तो उन्होंने फिर आपको दादाजी को एजेंसी दे दी, मिल गई। इनोवेशन है ना ये, इन ऐसे मोमेंट्स में होती है जब आप ध्यान से देखते हो किसी चीज को और उसके बारे में सोचते हो तो आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो आपको इसमें से क्या सीखने को मिला? सीखने को मिला ये है कि आदमी जब भी चीज़ किसी से ले, अच्छे से ले और अच्छे व्यापारी से ले, 4 पैसे महंगे ले। अल्लाह अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर के सब कौन पले कौन मरे। Welcome to Returning to Love, our 12th episode of RTL Talks. Today's episode is incredibly special to me. It is with someone who's shaped my life, my values, and the way I see the world. It is with my Dadaji. He's 93 years old. He has lived through partition, built a business, raised a beautiful family, seen so many ups and downs, and yet stayed rooted in love and faith through it all. Let me tell you what makes my grandfather so very special. He loves to learn, even at this age. Can you believe, at the age of 89, he decided to write Punjabi. Before that, he would write more of Urdu. He created a book with 365 Gurbani inspired quotes, which continue to guide me in my daily life. He asked questions about everything, even my tennis game. Once he asked me that what is the length of the tennis court. After I gave him the answer, his follow-up was, if you play from one end of the court to another, the ball goes 78 feet to the other side. Do you have the strength to throw the ball that far? That is his mind. Curious, alive, asking questions, always in the learning mood. Today is not just a conversation. It is a window into the quiet strength, resilience, deep values, and endless wonder of a man I truly admire. Let's begin. Welcome, Dadaji. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मेरा बहुत लकी दिन है क्योंकि आज आप मेरे गेस्ट हो मेरे ये पॉडकास्ट में। आप जैसे अच्छे बच्चे हों तो अपने दादा की रिस्पेक्ट करते हैं।
वो मुझे पता है। मैं आज आपसे बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। कोई बात नहीं, आप सीखेंगे, हम सिखाएंगे। हाँ जी। तो दादाजी, जब मैं अब निर्वाण को देखती हूँ और उसका आपके साथ बहुत प्यार भी है, तो मैं ये सोचती हूँ कि आपका बचपन कैसा था? आपके बचपन की पहली याद आपकी क्या है? मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है, और क्योंकि मैं बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुआ। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, वो कोमरी की रहने वाली थी। कोमरी हिल्सा स्टेशन आपको के कोविन सिटी। कमरी? कोमरी। कोमरी, ओके। तो को कश्मीर के साथ लगता है। अच्छा। जम्मू इधर से लगता है कश्मीर, और पाकिस्तान रावलपिंडी उधर से लगता है। हाँ। तो मैं अक्टूबर 1932 में पैदा हुआ हूँ। और क्योंकि मैं पहला बच्चा था फैमिली का, तो मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया कि उनके घर पहली औलाद आई। तो पहला औलाद जो आई वो बहुत खूबसूरत थी, और उसकी बिल्ली आंखें थी। तो इस करके, क्योंकि जहाँ मैं पैदा हुआ था बिल्ली आंखें वाला कोई बच्चा नहीं था। तो मेरे आसपास लोग भी जो जितने थे वो इस करके प्यार करते थे, ये बिल्ला है, बिल्ला बिल्ला। तो आपका नाम बिल्ला डल गया? तो फिर मेरा नाम भी बिल्ला बढ़ गया। तो जो मेरे घर के पास मेरे छोटे छोटे बच्चे जिनसे साथ मैं खेलता था, जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, तो उन बच्चों के साथ मैंने ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी है। तो मैं बचपन में, क्योंकि मेरे माँ बाप भी बड़े खुश थे और मैं भी खुश रहा हूँ। अपनी मम्मा का नाम बताओ। मेरे मामा का नाम मोतियावंती, मोतिया फूल है। हाँ जी। वंती नाम है। वाह। तो वो जैसा उसका नाम था वैसे वो खूबसूरत और वैसे वो मोतिया थी। वाह। मोतियावंती कौर। यस। वाह। और आपके पापा? मेरे पापा भी बहुत खूबसूरत थे। वो रावलपिंडी में रहते थे। रावलपिंडी हाँ, से थे तो वो। उनको वो मेरे चार ताया थे। चार भाई थे, 3 ताया थे मेरे। तो मेरे फादर एजुकेशन से रह गए, क्यों छोटे थे। तो मेरे फादर जो हमारे बड़े ताया जी थे वो डॉक्टर थे, एक इंजीनियर थे और एक गस्टेड ऑफिसर। तो ये छोटे थे, छोटे होने करके ये तालीम से रह गए। लेकिन जो मेरे दादी थी वो ये कहती थी कि मैं तेरे को तालीम नहीं दे सकती, तो मैं तेरे को इतनी असीस दूंगी कि तुम सब भाइयों से ज़्यादा अमीर होगा। तो उनकी जो विशेष थी उसके मुताबिक मेरे जो फादर थे अपने भाइयों से सबसे अच्छे उम्मीद थे, और अच्छा उनकी रेपुटेशन थी, और अच्छा उनका खाना पीना लिबास, उनका पहनावा बहुत अच्छा था। तो खूबसूरती बहुत अच्छे थे। तो मेरी माँ और मैं समझता मेरी माँ और मेरे फादर की जो जोड़ी थी वो बहुत ही अच्छी थी। वाह। जैसे आपकी और दादी की जोड़ी बहुत अच्छी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगर इंसान का जो शादी करता है, अगर उसकी जोड़ी ठीक हो तो उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। तो ब्याह का मतलब प्यार, मोहब्बत। प्यार शादी की जाती है कि मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े। तो मैं समझता हूँ जो भी बच्चे शादी करते हैं वो इस एम से करें कि आज से बाद जो मेरा प्यार है, जितना प्यार है मेरी वाइफ के अंदर है, तो वो शादी जो कम सक्सेसफुल होती है। अगर जो पहले कुंवारा था, शादी कहीं किसी लड़की से जाता था, वो एक सेपरेट बात थी। और शादी के बाद समझना चाहिए उसको जो कुछ है मेरी वाइफ है। अगर वो ये समझे कि जो मेरी वाइफ है तो उसकी लाइफ जो है बहुत अच्छी गुजरेगी। अच्छा, अभी हम बचपन पे, हाँ जी, आपके बचपन की कहानियां सुन रहे हैं हम। अभी हम आपके बचपन पर हैं। बचपन की कहानी क्या है? यही कहानी है। छोटे थे हम, 5 साल की उम्र में हमारे को स्कूल 4 साल में लगा दिया। तो 5 साल जब हमारी है ना, चाहे 2.5-3 साल की स्कूल में बचपन डाल दिया स्कूल में। तो वो वहाँ महलों में अपने घरों के पास स्कूल होते थे। तो मैं वहाँ था। उस वक्त हमारे पेन नहीं होते थे, तो लक्कड़ की कलम होती थी, बांस की। तो बांस की कलम से करते थे, तो काली स्याही थी। तो डब्बी में स्याही होती थी, तो उस डब्बी से वो लक्कड़ बांस की जो कलम होती थी उस कलम से लिखते थे। बट आप लिखते किस पे थे? हाँ जी, कागज होता था? नहीं,
उस वक्त होती थी अपनी वो थे लकड़ की क्या कहते हैं उसको पट्टी लकड़ की पट्टी होती थी। तो और लकड़ की पट्टी के ऊपर लकड़ की पेंसिल से उसके पास मिट्टी होती है ना, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी। हाँ। तो वो उसको लेप करते थे, जो वो उसको सुखाते थे। जब वो मिट्टी सूख जाती थी कि उससे उस कलम से लिखते थे, काली स्याही और कलम। तो वो कलम को हर गिरी ज़्यादा हो जाए टूट जाती थी, तो फिर उसको सुखा के लिखते थे। तो उसका हैंड राइटिंग जो है बहुत अच्छा था। तो अब तो कलम नहीं, अब तो पेन आ गए हैं। उस वक्त लकड़ की कलम होती थी, उसको जो में लिखते उसको तख्ती बोलते थे। तख्ती, हाँ। उसके ऊपर मिट्टी का लेप करते थे। मतलब जितनी देर लिखना है उस मिट्टी को पहले को साफ करना है, साफ करके उसको सुखाना है, सुखा के ऊपर फिर लिट्टी देनी है, लेप दे के वो जब सूख जाएगी फिर उसके साथ लिखेंगे। ओके, वाओ। और आपके बचपन में आप जाते कैसे थे? स्कूल कैसे जाते थे? स्कूल कैसे जाते थे आप? स्कूल हम पैदल जाते, उस ना तो साइकिल थी। तो साइकिल बहुत रिच आदमी होते थे अंग्रेज़ों के पास, क्यों हमारे रावलपिंडी शहर था, तो शहर के साथ सदर बाज़ार था। तो सदर बाज़ार ज़्यादा इंग्लिश अंग्रेज़ी लोग रहते थे, यूरोपियन लोग। तो हमारे पास तो साइकिल था ही नहीं। तो हम पैदल ही जाते थे, चाहे दुकानदार है चाहे कोई है। तो एक टांगा होता था, तो टांगे में जाते थे, वो मुझे मिल जाए 4 आने सवारी 2 आने सवारी ले जाता था। और 4 आने कितने हुए? 4 आने 2 आने कितने हुए? 4 आने का होता है 16 आने का 1 रुपया। अच्छा, 16 आने का 1 रुपया और 100 पैसे का 1 रुपया। उस वक्त धेला पैसा आना तो 2 आने 4 आने होते थे। उसको हम धेला पैसा, धेला, हम जो बहुत अमीर लोग फैमिली थी उसको पैसा मिलता था, आना भी नहीं मिलता था, धेला भी मिलता था। तो वो धेला पैसा जो होते थे तांबे के होते थे, कापर के। तो जो बाकी होते वो भी तकरीबन जितने कोन्स होते थे वो सब कोन उसके होते थे कापर के। वाओ, उसमें तो आपने वो टाइम देखा है। तो कितने किलोमीटर दूर था आपका स्कूल? आपका स्कूल कितने किलोमीटर दूर था? जो मेरा नर्सरी स्कूल था वो तो तकरीबन घर में आधा मील के पास था। और जो नहीं, जहाँ आप चल के जाते थे, चल के वो कितनी दूर था? वो कितनी दूर था? ऐसे जो स्कूल था ना मेरा 5 से 10वीं जब मैंने किया तो 5 से 10वीं स्कूल था मेरा 5-6 मील था। तो 5-6 किलोमीटर? 6 किलोमीटर। तो आप 5 किलोमीटर चलते थे, 5 किलोमीटर वापस आते थे। 5वीं क्लास में थे आप? 5वीं क्लास में थे? 5वीं क्लास के बच्चे हाई स्कूल अपनी ऊंची स्कूल में जाते हैं और 5वीं से छोटी स्कूल में जाते हैं। तो 5वीं के थे मैं जब बड़ा 5वीं में गया तो 8वीं तक मैं पढ़ रहा था तो पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान बनने से हुआ कि हमारे स्कूल को शहर से दूर था। तो हमारे जो हेड मास्टर साथ थे उनको ये रिपोर्ट मिली कि शहर में फसाद हो गया, तो बच्चों को जल्दी छोड़ो। अब बच्चों को जो हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा स्कूल था। तो उन मास्टर जी ने किया कि बच्चों के ग्रुप बनाए मल्ले के। तो 5 बच्चे का ग्रुप, 4 आदमी कुछ, तो ग्रुप बना के बच्चों को घरों में भेजा। तो आपके कितने भाई बहन थे आप? हम थे 6 बहन भाई थे पाकिस्तान में और 2 भाई हिंदुस्तान में हुए। 3 तो आप टोटल 8 भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे टोटल। 2 भाई बहन हमारे, 1 भाई और 1 बहन हमारा हिंदुस्तान में हुआ और 6 भाई बहन में हम पाकिस्तान में थे। तो जब ये पार्टीशन का हुआ था तो जो आप 6 भाई बहन थे, आप एक ही स्कूल में थे उस टाइम पर? नहीं, मुख्तलिफ स्कूल था। लड़कों का स्कूल को एजुकेशन नहीं होती थी। अच्छा। बच्चों का स्कूल ले जाता था, मैं लड़की को ले जाता था। आप कौन से स्कूल में थे? हमें खालसा स्कूल खालसा, उस वक्त कोई इंग्लिश स्कूल नहीं होते थे। तो अपने खालसा स्कूल और हिंदू को होता था हिंदू महासभा स्कूल। तो ये कौन सा स्कूल? हिंदू महासभा स्कूल। हिंदू महासभा स्कूल। आपकी बहनों का? हाँ जी। तो आप कितने, 6 बच्चों में कितने भाई कितने बहनें थी? हम उस वक्त थे, हमारी 3 बहन थे, 3 भाई थे। अच्छा। और पाकिस्तान में आकर 1 बहन भाई इंडिया में आके? इंडिया में
हाँ, इंडिया में आके फिर एक बहन और एक भाई, तो टोटल 4 भाई 4 बहनें। हाँ जी, 4 भाई 4 बहनें। वाह, हाँ जी, वाह। तो 5 भाई 3 बहनें। 5 भाई 3 बहनें। हाँ जी। तो अभी हम पार्टीशन की बात करेंगे, बट उससे पहले जब आप 6 भाई बहन थे, आप लोग क्या गेम्स खेलते थे बचपन में एक हम दूसरे के उसको साथ? ज़्यादा कैरम बोर्ड चलता था, तो एक वो स्नैक की होती है लूडो। हाँ, अच्छा, लूडो आपके टाइम भी होती थी? हैं? स्नेक से लूडो? लूडो बहुत ज़्यादा पुरानी है। लूडो का ज़्यादा पुराना कैरम बोर्ड है। तो जो भी बच्चे जो गेम खेलते वो अपने घर में कैरम बोर्ड रहता था, तो लूडो भी होती थी। तो कैरम और लूडो वो शाम को तो वो जो ऐसे रस्सी से स्किपिंग? हैं? स्किपिंग? हाँ, वो बहुत करते थे बच्चे। अच्छा। तो हम जो लड़के होते थे ज़्यादा, वो गुल्ली डंडा खेलते थे। अच्छा, आप तो- अच्छे थे गुल्ली डंडा में? बढ़िया थे आप? बहुत। अच्छा। क्योंकि वहाँ और गेम है नहीं थी। जो फुटबॉल के ये बैडमिंटन ये कहते थे अपना क्रिकेट? क्रिकेट। तो क्रिकेट तो होता नहीं था, तो फट्टी की क्रिकेट बनाते थे। तो वो उछले वाली गेंद होती थी, 5 वाली, वो मारते थे, दूर चल जाते बेसबॉल? हैं। बेसबॉल? हाँ जी। अच्छा, वाओ। तो ये गेम्स खेलते थे आप? ओके। उस वक्त गेम ये है ही थी, इंटरनेशनल गेम कोई नहीं थी। तो आप जो 6 बच्चे थे आपस में काफी टाइम स्पेंड करते थे शाम को? बहुत टाइम करते, क्योंकि हमारी अनजान में भाई बहन थे, जो आपस में जो एक दूसरे को मिले नहीं, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, तो सोना इकट्ठा, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार था। एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब जब उस ज़माने में कोई डॉक्टर अपना घर में नौकर होता नहीं था, तो जो घर में बच्चा नया आया, तो जो घर के बच्चे होते थे वो उस बच्चे को पालते थे। उस बच्चे को मैं इसको रखूँगी, मैं इसको गोद में लूँगी, मैं इसमें दूध पिलाऊँगी। तो घर में झगड़ा रहता था कि मैं दूध पिलाऊँगी, मैं करूँगा। तो मतलब है कि किसी नौकर ने सर्व नहीं किया, हम भाई बहन ही उस बच्चे को पालते थे। वाओ, ब्यूटीफुल। तो अब चलते हैं, जो आप वो बता रहे थे सीन आपके स्कूल का, तो आपके स्कूल में जब अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ दंगे हो रहे हैं, तो उन्होंने आपको ग्रुप्स में डालकर भेजना शुरू कर दिया। वहाँ और क्यों ना सवारी थी नहीं, तो आप कितने साल के थे तब? उस वक्त मैं 14 साल का था। अच्छा। 13, 13.5, 14 साल का। हाँ, वाओ। तो अब फिर तो बड़े थे आप। हाँ, बड़े थे। उस वक्त समझ थी ना बच्चों की, चाहे कण पड़े थे, लेकिन उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी पढ़ने में। चाहे वो 10वीं पढ़ा है, लेकिन 10वीं में अच्छा पढ़ाता था। आज का तो BA में बहुत ही है, लेकिन उस वक्त छोटी गए। और आपके जो सबसे छोटे भाई बहन थे वो कौन थे और कितने साल के थे तब? वो छोटा तो इधर पैदा हुआ, नहीं, जो उस टाइम पे जब पार्टीशन हो रही थी। 2 साल का डिफरेंस समझ लो। अच्छा। 2 साल 2.5 साल। तो जो सबसे छोटा था वो शायद 4 साल के होंगे। वो ऐसा ही समझ लो, इतना ही समझ लो। हाँ, ओके, वाओ। अब यार ट्रेडिशनली कहते हैं 2 साल 2.5 साल फर्क होता था। जब आप सोचते हो उस टाइम के बारे में, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा याद है उस टाइम की? आपको उस टाइम पे वो फीलिंग कौन सी याद है? एक तो बात कौन सी याद है और आपको फीलिंग कौन सी याद है? आपके दिल में क्या हुआ था? आपको कुछ याद है ऐसा कि आपको क्या फील हुआ था उस टाइम? याद ये है, जब पाकिस्तान बना, तो जब हम 5 मार्च 1947 हम उस स्कूल में गए थे, तो वहाँ पर रिपोर्ट आई। मार्च में? 5 अगस्त में डिवाइड हुआ ना। हाँ। तो 5 मार्च में हम स्कूल में थे। तो ये 5 मार्च से सब कुछ शुरू हो गया था? शुरू हुआ था 5 मार्च में हम स्कूल में गए थे। तो शहर से 4-5 मील स्कूल दूर था। तो शहर से रिपोर्ट आई कि शहर में फसाद हो गए हैं और स्कूल कॉलेज बंद करके बच्चों को घर भेजो। उस वक्त हम मोटे 5-5 बच्चों को ग्रुप बन के घर आ गया। तो मेरे से जो छोटा भाई था वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था, वो खालसा सिंह सभा स्कूल में पढ़ता था। वो हमारे डैडी के स्कूल दुकान के पास था। तो मेरे डैडी ने दुकान बंद की, तो उसको लेने गए। तो लेने के जब गए, तो उस वक्त क्या हुआ कि उधर मुसलमान खड़े हैं, इधर दूसरे खड़े हैं।
तो वो उन्होंने अल्लाह के लगा रहे हैं, ये बोले सोल के लगा रहे हैं कि उस वक्त जो था कि लड़ाई का बना हुआ था, आपस में आमने सामने से लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। तो मैं तो अपने घर बच्चों के साथ घर आ गया, तो मेरे फादर जो ना वहाँ फंस गए। पर इधर से जब जैसे हिंदू एरिया से निकले कि आगे मुसलमान एरिया शुरू होता था। तो मुसलमान जो मुसलमान था, गनी नाम था मुसलमान बदमाश था। तो उसको मेरे पापा जी को बोलता है, ओ सरदार पापा जी किधर कहाँ जा रहे हो? कहते हैं घर जा रहे हो। कहते हैं अगर नहीं आए तेरे को मार देंगे। तो मेरे बाबा जी के मुँह से निकल गया, अगर गनी के हाथ से मरता हूँ तो मर जाऊँ। गनी बदमाश था। तो जो बदमाश होते थे वो इतनी रंगदार सोटी तो उसके ऊपर ऐसे छिड़कन से बने होते थे, तो लंबा नवाल होता रेशमी। तो उन बदमाशों की निशानी थी। तो बाबा जी को बोला कि तुम जा रहे हो अपने घर में, तो तेरे को तो मार देंगे। तो बाबा जी ने मुँह से निकल गया कि तेरे हाथ से मरता तो मर जाऊँ। तो उसका वो कहता है यही बात है? तो हाँ कहता है यही बात है। कहता है मेरे पीछे आ। तो उस वक्त उस तरफ हज़ारों नहीं लाखों तरफ मुसलमान खड़े थे, इधर हज़ारों लाख रुपये हिंदू खड़े थे जो नारे लगा रहे थे। लड़ाई नहीं हुई थी। तो उसका चलो फिर वो जो बाबा जी को देखकर वो मुसलमान कहते हैं वो खुजीरा है खुजीरा, इसको मारो। तो उसका जो पहले मेरे को मारेगा तो पीछे इसको सरदार को मारेगा। तो गनी को वो जब आता था ना तो वो मुसलमान बाबा जी अस्सलाम 1 रुपया दे दो। तो जब वो आते थे माता 1 रुपये देते। अब क्या पता था बाबा जी को 1 रुपया कितना काम आएगा। तो वो झाड़ू लगाता था। तो जब हमारी नहीं, आप तो घनी आपके मोहल्ले में झाड़ू लगाता था और वो बदमाश भी था। बदमाश था और लीडर था जो हजूम खड़ा था ना, नारे लगा रहा अल्लाह अकबर लगा रहा था। उस हजूम का वो बदमाश लोग जो थे ना वो लीडर था। वो लीडर था। हाँ। और बाबूजी उसको हर रोज कुछ ना कुछ पैसे देते थे। जब और रोज आते नहीं, हफ्ते 10 नहीं आते। जब 1 रुपया 8 आने, उसमें 4 आने 8 होते थे। 8 रुपया तो बहुत बहुत कम देते थे। 4 आने ज़्यादा, 4 आने भी ज़्यादा होते थे क्योंकि हमारे को 1 पैसा मिलता था। 1 पैसे से सब चीज़ें मिल जाती थी। लड्डू भी मिल गए, सब चीज़ें मिल जाती थी। बहुत जो देला 1 पैसे का आधा होता था। देला छोटा सा वो तांबे का होता था। तो आज का शायद वो देला भी बेचे तो 4 आने का बिक जाए। वजन होता था। वो जॉर्ज बुश का उसका फोटो होती थी उसके बाद वो देला देते थे। तो दिल्ली से काम चलता था। तो आप पार्टीशन की बात करते हैं थोड़ी सी। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको उस टाइम पे फीलिंग याद है? आपको क्या फील हो रहा था? आपको डर लग रहा था या आपको गुस्सा आ रहा था कि आपको उदास फील कर रहे थे? जैसे हम पाकिस्तान से निकले, चले थे पहले हम स्कूल से घर आए। घर से आए 3-4 दिन जब प्रोग्राम को ठंडा हो गया तो आगे छुट्टियाँ हो रही थी। तो स्कूल चेंज होता है। तो हमारे पिता ने बोला कि रावलपिंडी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो मैं हिंदुस्तान छोड़ा था। उसको दिल्ली शहर नहीं बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे। अच्छा, तो दिल्ली शहर को हिंदुस्तान बोलते थे? शहर का नाम लिखते थे। जब हमने दिल्ली भी आना है या किसी और शहर में भी जाना है तो शहर कहाँ जा रहे हो? हिंदुस्तान जा रहा हूँ। बाबूजी ने आपको बोला मैं आपको हिंदुस्तान छोड़ाता हूँ? हाँ, नहीं, डैडी ने बोला हमारे को कि बेटा मेरा ख्याल है कि हम रहेंगे तो पाकिस्तान में ही, लेकिन जो डिस्टर्ब जितनी देर है तो मैं तुम्हारे को हिंदुस्तान छोड़ता हूँ। तो हिंदुस्तान जो है पटियाला जो सरदार की सीट है महाराजा की, उस वक्त तो महाराजा होते थे, स्टेट वाइज जो महाराजा थे। तो एक स्टेट है, मैं तुम्हारे को पटियाला छोड़ता हूँ। तो फिर उसको तो गाड़ी कोयले की होती थी, छुक 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 करने वाली, ये डीजल की नहीं होती थी। फिर हम पाकिस्तान मतलब 8-10 दिन थोड़ा पीस हुआ। पाकिस्तान बना नहीं था, थोड़ा पीस हो गया। तो पापा जी हमारे को पटियाला छोड़ गए। तो उस वक्त तो हमारे घर में मतलब बहुत तकलीफ थी। वो लोग उछड़ गए थे जो दूध वाला थे, पिंडों में रहते थे, वो शहर में आने मतलब मकान खाली शुरू हो गए। लोग अपने शहर छोड़ चुके थे। तो हमारे पिता ने बोला लोग तो इंग्लैंड में अमेरिका में रहते हैं ना, तो हम उनकी नेशनलिटी ले लेंगे तो मानेंगे। हमारे को ये नहीं पता था कि हम पाकिस्तान छोड़ना ही पड़ेगा और अपने घर वापस आएंगे। नहीं, तो ये आप लोग कब गए थे? मार्च में गए थे कि अगस्त में? हम गए 8 मार्च में, 10 मार्च जो भी है, मार्च के महीने में ही पटियाला चले गए थे। पहले बिफोर अगस्त को बना है पाकिस्तान,
और हम बिफोर अपना रावलपिंडी छोड़ दिया। अच्छा, बट आपको ये नहीं पता था कि आप रावलपिंडी घर हमेशा के लिए छोड़ रहे हो? आपको लगा आप थोड़ी देर के लिए जा रहे हो? हमको डैडी ने बोला था कि मैं आपको छोड़े वापस चलूँगा, तो डैडी ने 4-5 चक्कर पटियाला से रावलपिंडी लगाए, तो उनके बीते थे हम रावलपिंडी रहेंगे, तो भाई तुम बच्चे पीसफुल रहे तो मैं रावलपिंडी दूँगा। तो वो उस वक्त जब रावलपिंडी था ना, तो जब पाकिस्तान बनने लगा तो हमारा काम था होलसेल का, चावल का और देसी घी का और साबुन का। तो उस वक्त हमारे वेयर हाउस में कम से कम 10,000 बोरी चावल कट पड़ी थी। तो चावल जो मुसलमान खाता है वो ज़्यादा सेल खाता है, सेला। तो उस वक्त बाद 10,000, तो हमने कहा लूट लेंगे, क्या करेंगे, तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो कोई एक दो मुसलमान लोग ऐसे हैं कि उनको पता लग जाए ना कि फलाने के पास चावल अच्छे आए हैं, तो वो क्या कहते हैं घर में चावल लेने जाते हैं, 10 किलो चावल को बॉइल करते हैं, बॉइल कर खाते हैं, देखते हैं खुशबू है, चावल ठीक है तो लेती है। तो 2-3 मुसलमान आए, उन्होंने पता लगा पाकिस्तान बन रहा है कि घर में स्टोर करें, तो वो ले गए, उन्हें चावल पसंद आ गया। तो ऐसा हुआ कि हमारे घर दुकान का मेला लग गया, लेने लगी चावल की बोरी दो, चावल की बोरी दो। तो जो हमारी घबराहट थी वो हमारी 2 में सारा ही बिक गया। अच्छा, बेचा आपने वो पूरा? जब लोग ये डिस्टर्ब होते हैं, क्या करते हैं, घर में करते हैं, तो मुसलमान लोग जो है ना, जो सेले करते हैं उनको नहीं खाते। वो सेला की बिरयानी बहुत अच्छी बनती है ना, लंबा चावल होता है, टूटता नहीं है, सेवल टूटता नहीं है। वो मोटा मांस खाते हैं ना, गऊ का, भैंसे का, वो मांस खाते हैं, तो वो टूटता नहीं। तो जो मुसलमान मांस खाता है उसमें शलगम, घिया, तोरी ये डालते हैं कि वो एक तो भैंसे का मांस गलता नहीं, और दूसरा उसको डालने में शलगम डालते हैं, वो डालते हैं, तो शलगम की ग्रेवी डालते खाते हैं। जब पार्टीशन के टाइम इतना कुछ हो रहा था तो आपने उधर इतना कुछ पूरे कंट्री में हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, तो उस टाइम पे आप अपने सहज में कैसे रहते थे? ऐसा था, जब पाकिस्तान बन गया, हम पटियाले आकर रह गए, तो पटियाले भी लोगों ने मुसलमान बहुत मारा, लाखों की तादाद में। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर में खाने का कुछ नहीं था, तो मैं खेत में चला गया, खेत में जाकर ना गन्ना तोड़ के ले आया। उस वक्त मेरे फादर रावलपिंडी से पटियाले आए थे, तो बोला क्या है, बिला कहाँ गया था? मैं क्या गन्ना सारे लोग गन्ना लाते हैं, तो मैं गन्ना उठाया, तो वो गन्ना लेकर भी 2-3 मारे। कहते तुम्हारी शर्म नहीं आती कि जिनका तुमने गन्ना लिया तो उन्होंने खेत उजाड़ दिए, वो तो गन्ना चुसने आ रहा है। तो मैं क्या सारे ले रहे थे? कहते सारे मुँह खा रहे, तू खाएगा, तू गन्ना लाया क्यों? उन्हें 2-3 गन्ने ही मेरे ऊपर तोड़े, हमारे 1.5 टका तक। तो फिर क्या हुआ, जब वो बारिशें शुरू हो गई, तो जो हमारे हिंदू सिख मुसलमान मरे थे, उनकी लाशें ऐसे हो गई फूल के जैसे भैंस होती है, पानी भर गया उनमें लाश में। तो शहर में कोई लाश उठाने वाले नहीं मिले। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कॉरपोरेशन को, इतने रुपये लो तुम लाशें उठाओ, बदबू फैलती कि बुखार मलेरिया फैलेगा। तो ये भी मैंने अपनी ज़िंदगी से जो कभी नहीं देखा वो भी देखा है कि हज़ारों आदमी मरे हैं, और मरे हैं वो लाशें ऐसे फूल गई हैं, ये मैंने अपनी देखा। और मेरे को बहुत दुख हुआ कि जब मैं देखता था वैसे कर लेता, रोता था, बहुत ज़्यादा लोग रोते थे। तो ऐसे लाशें पड़ी थी जैसे कोई मुर्दे पड़े हैं सड़कों पे। जो आप कितने साल के थे तब दादाजी? उस वक्त मैं 14-15 साल का। जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं ना, चाहे वो कम पढ़े हैं, लेकिन वो नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मेमोरी बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम पे सबने एक दूसरे को सपोर्ट कैसे किया? उस टाइम पे भी यूनिटी थी कुछ लोगों में? आपने मुझे एक बार ये बताया था कि देश में दंगे हो रहे थे, बट फिर भी ऐसे भी बहुत लोग थे जहाँ मुसलमान और हिंदू इकट्ठे भी खड़े हुए थे और अच्छी बातें भी हो रही थी। ये वहाँ के ना मुसलमान बुरे थे, ना हिंदू बुरे, ना सिख बुरे थे। मतलब पाकिस्तान से पहले सारे लोग हम एक थे। कोई हमने ये था या मुसलमान है या हिंदू है या सिख है, उनका बहुत आपस में प्यार था, लेना देना खाना पीना बहुत अच्छा था। तो बहुत ही अच्छी तरह रहते थे। ये तो पॉलिटिक्स ने हिंदू मुसलमान बना दी है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान ही था।
तो उस टाइम वो जो वक्त पाकिस्तान का, वो भगवान को किसी न दे। गाड़ियाँ लाशें से भरी हुई थी, बसें लाशें से भरी हुई थी, जिधर देखो खून ही खून। आदमी का खून ऐसे था जैसे पानी बह रहा है। बड़ा हिंदू सिख का इतना नुकसान हुआ है आबादी के इस लिहाज से वैसे भी, क्योंकि हिंदू सिखों को ये ख्याल में सोचा नहीं था कि हम अपना गांव छोड़ के या शहर जाएंगे, पर जैसे लोग अमेरिका रहते हैं ऐसे रह जाएंगे। तो क्योंकि जितना अमीर लोग थे वो हिंदू सिख थे, कि हम शौकवार थे, मुसलमान सारे हमारे से उधार लेते थे, 7 साल का उधार लेते थे। तो मतलब अब जो आज का मुल्क चल रहा है, ये हमारी जो पाकिस्तान से लड़ाई है, आज ये देखना है 10 दिन 5 दिन पर आपको न्यूज़ आएगी पाकिस्तान डिवाइड हो गया। भूख मरती है वहाँ पर उनके पास रोटी खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है, कि उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं, प्रयास किया ही नहीं है। मुल्क का घर जब जितने ही है काम बनता है, तुमने एक कमरा बनाया था 2 कमरे बनाओ, 2 कमरे बनाए 3 बनाओ। अगर तुम्हारी फैमिली बड़ी जा रही है तो उसके लिए अकोमोडेशन तो चाहिए ना। अब हमारी आबादी तो 140 करोड़, तो उम्मीद तो हमारे पास वही है, उम्मीद तो वही है। और लोगों के लिए मकान नहीं है, 2 लोग रहेंगे ना, कहाँ रहेंगे लोग? ज़मीन है नहीं, तो पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है। और हमारे लोगों के 2 बच्चे हैं, उनके 10-10 बच्चे हैं। अब क्योंकि तभी वो जो पाकिस्तान की बारी आ जाए वो मुसलमान हिंदुस्तान की बारी है। तो मैंने आपसे पूछा था कि उस टाइम पे सब एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते थे। आपने मुझे कहानी सुनाई थी जहाँ आपने बोला था कि हिंदू मुस्लिम सिख सब एक ही जगह पे इकट्ठे रह भी रहे थे। एक जुड़ के भी आप रहे थे। तो वो भी वो बताओगे आप? वो देखो ऐसा है, आपको बोला उसमें हिंदू मुसलमान का डिफरेंस है ही नहीं था। आप लोग ऐसे मिलते थे जैसे भाई भाई मिलते हैं। तो उधर के जो मुसलमान थे बहुत अच्छे थे, हिंदू सिख तो है ही अच्छे थे, क्योंकि हिंदू सिख तो फिर दलेर है, हिंदू कमज़ोर है, लड़ाई लड़ने में हिंदू कमज़ोर है, सिख जो है पावरफुल है। तो मुसलमान तो बहुत ही लड़ाका है। तो जो आदमी मुसलमानों में यंग बच्चे थे, उन्होंने बड़ी लूट मचाई है। वो तो लोगों के घर लूट लिए, लोगों की लड़की की इज्जत लूट ली, और लड़के करके तबाह कर दिया। तो वो इतना दर्दनाक सीन है कि वो एक्सपीरियंस करना नहीं सकता। 1947 के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया ना। उस वक्त आई नहीं था हमारे पास। हाँ, तो वो नए सिरे से आपने कैसे शुरुआत करी अपनी लाइफ की फिर से? ऐसे जब हम पटियाले में गए 97 में, वहीं थे 1 साल वहाँ में हो रहे, तो हमने सोचा हमारा फ्यूचर तो यहाँ पटियाले में आएंगे, काम तो हम कर नहीं सकते, तो काम हमारे को दिल्ली करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर पटियाला से दिल्ली आए? फिर पटियाले से दिल्ली शिफ्ट हुए। अच्छा। उस वक्त ये मतलब हालात ठीक नहीं थे, साल बाद भी। तो फिर मोरी एक मकान था काला स्या, मतलब जैसे किसी ने काला रंग किए हुए, बोरियों के पर्दे थे, कि टॉयलेट थी ना, ईंटों के, बहुत बुरा हाल था। तो उसमें आकर हमने शेल्टर ली, उस मकान में जाकर बोरी गेट में। तो 2 साल तो सोचा भाई वो पैसा तो है नहीं, जो पैसा था वो तो सब लूटा गया, पाकिस्तान मकान फर्नीचर शीचर दुकानें शानी सब कुछ रह गए। तो उस वक्त मेरे फादर तो बहुत दलेर थे, फिर मेरे को बोले बिल्ला क्या जी भाई दुकान तो है नहीं, तो पटरियों पे जैसे आजकल बेचते हैं, पटरी रेडी लगा के उस पर सामान बेचते हैं। क्या तो, सामान? रेडी नहीं, रेडी पे क्या बेचते थे? साबुन, और ज़्यादा साबुन ही बेचते थे। साबुन? कौन सा साबुन? कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने वाला? हाँ जी। 9 लखा साबुन टाइप? 9 लखा तो उसका नाम है, हमारा नाम हिंदुस्तान का है। हाँ। हर का उसका 9 लखा ट्रेड मार्क है। हाँ। 9 लखा ट्रेड मार्क है। हमारा हिंदुस्तान HSM है, किसी का मोती सोप है, किसी का बॉम्बे सोप है, किसी का सरगोदा, मतलब हर आदमी का अपना ट्रेड था। राइट। तो कपड़े धोने वाला साबुन? कपड़े धोने बेचता था। उस टाइम पे डिटर्जेंट नहीं होता था ना? उस टाइम पे डिटर्जेंट नहीं होता था। डिटर्जेंट तो मतलब मैं आज कोई 20 साल से आया है। डिटर्जेंट का जो हिंदुस्तान लीवर जो चेयरमैन था, डायरेक्टर था, वो मिस्टर शाह, वो हर साल एक दिन मेरे पास आता था। अच्छा, तो पहले आप रेडी पर
आप लोग साबुन बेचते थे, आपने वहां से शुरुआत करी हाँ, वापस कमाने की। हाँ, रोड पे पैसा तो है ही नहीं, जरिया है नहीं, स्टोर है नहीं, खाने 10-15 बोरियाँ लेते थे और होलसेल से वो भेज देते थे। अब यही था कि शाम तक जितना लेते थे ना बिक जाता था। अच्छा, तो पहले आप होलसेलर से खरीदते थे, फिर उसको शाम तक बेचते थे? 5-5 किलो, 2-2 किलो, 1-1 किलो बेचते थे। अच्छा, तो जितना उतना ही खरीदते थे जितना बेच सको, क्योंकि स्टॉक नहीं लेके रखते उस जमाने में चाहे हम 10 बोरी ले आए, 20 बोरी ले आए, तो हमारी बिक जाती थी, शाम तक बिल्कुल साफ हो जाता था। तो आपने अपनी जो शुरुआत है वो आपने वहां से करी, साबुन बेचने से, और फिर उसके बाद कहाँ, फिर क्या किया आपने? हम 100-150 रुपया शाम तक कमाते थे। तो वही जो 6 भाई बहन थे, 2 तो बाद में हुए, तो वो उससे, और माँ बाप हुए 8 आदमी होते थे, तो उससे जो रोटी थी वो शाम को 100 से लग जाते थे। फिर रोज़ 100 रुपये 150 कमाना, फिर करना, ऐसे ज़िंदगी शुरू करते करते एक दिन मेरे डैडी बोलते हैं कि उन्होंने कभी तरक्की तोड़ी नहीं सही से, क्योंकि हमारा थोक का काम था, तो लेबर तो थी, 2 बोझ तोड़ ले, 10 बोझ तोड़ ले, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। भगवान कहते हैं जिसका नुकसान होता है ना वो भगवान सुनता है, भगवान ने हमारे सुनी। हम यहाँ रेडी लगाते थे ना साबुन, उसके पीछे 2 दुकानें थी, वो उन्होंने कहा मैंने बेचनी है, तो हमारे पीछे मैं कितने की कहता है 9,000 रुपये, 9,000 9,000। तो पापा जी का कुछ याद करनी, कहने ये पकड़ 9,000। अच्छा, उस वक्त ज़माना ये था कि जो दुकानदार होते थे ना वो सारा सामान सेरे बाहर निकाल देते, फिर बेच के सामान, फिर दुकान जो बच जाता ना अंदर ढोते थे। चलो ये हमारा को शटर मिल गई भाई, चलो सेरे सामान बाहर निकाल देते, ना भी कहते दुकान के अंदर कर ताला मारा था। वो दुकानें हमने ली, तो 2 दुकानें ली थी, फिर भी हमारे पापा जी को तसल्ली ना हुई कि यार मैं तरक्की नहीं हो सकता, 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो। उस वक्त हर माल, आजकल हर को पैकिंग मिलता है, वो पैकिंग नहीं मिलता था। अगर 100 ग्राम ही तोलना पड़ेगा, 5 ग्राम ही तोलना पड़ेगा। तो वो एक दिन हमारे पापा जी किसी लाल का बोला कि हमारी को होलसेल दुकान ले ली कारीगर में, तो उनका ये दुकान है 11,000 रुपये की। उस वक्त मूल्य नहीं होती, पगड़ी होती थी उसकी, गुडियल। अच्छा, पगड़ी उसको पगड़ी देते, उसका नाम पगड़ी पड़ा था। जो दुकान लेते थे वो उसको ओनर नहीं होता, उसको पगड़ी बोलते थे, पगड़ी जगह, तो वो पगड़ी देते 11,000 दी। तो साथ हमारे साथ जो अब हरियाणा पर हो रहा था उसका दादा था, तो वो हमारे पिताजी को बोला कि तूने 11 दी दुकान खा ली, तू तो कहते हो मैं सीखी है, क्या कर दिया तूने बाजार का काम खराब कर दिया। तो हमारे पापा जी ने बोला ओए लाले खबरदार है, फ्रिजो बोला हम मेरे से पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने कहा फ्रिजो बोल रहा है, तो अपनी दुकान का बोल पा रहे। वो हमने वो दुकान ली थी 8 फुट बाई 2.5 फुट 11,000 की। तो कहने उस दुकान 16 साल थी, तो कहेगा मैं आधी दूंगा 11,000 की। भाई हमने 8 फुट लिए तो मैं तुम्हारे को 4 फुट दूंगा। पापा ने मैंने कहा 11,000, तो 4 फुट दे तो ले 11,000 उस वक्त। तो उस सोने ने कहा ये तो 11,000 रुपये 8 फुट से 2.5 फुट ले रहे हैं, और 4 फुट वो 4 फुट में फ्रंट तो 2.5 फुट में, तो उसको 11,000 मिली। तो ऐसे हुआ जब ये दुकानें हमने ली। अब सोर्स साहब फैक्ट्री है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, तो वो कहते हैं भगवान देने वाला है। अब भगवान की बात आई तो राय बहादुर गुजरपाल मोदी, जो चेयरमैन ऑफ द मोदी इंडस्ट्री मोदी नगर, तो उसका पता लगा कि रावलपिंडी से सरदार जी आए हैं, तो वो साबुन के मास्टर हैं। तो उनका साबुन जो बनाते थे फट जाता था, क्रैक हो जाता लोट की। तो उन्होंने हमारे फादर को अपने आदमी को भेजा कि मोदी नगर लेकर आओ। तो मोदी नगर के इतना बड़ा आदमी है, सारा मोदी नगर का मालिक है। तो बाबा जी बोलिए कि आपने तारीफ सुनी है कि यू आर द मास्टर ऑफ सोप इंडस्ट्री। कहने यस। तो उन्होंने कहा कि मेरा साबुन बनाता हूँ, साबुन में ठीक है, बढ़िया है, लोग भी वो देते हैं, तो मेरा साबुन क्रैक हो जाता है। जब टिक्की लगाते हैं तो टैप पर 2 टिक्की हो जाती है। तो पापा जी बोला अपना यूनिट दिखाओ, फैक्ट्री दिखाओ। वो अपने आदमी भेजा, फैक्ट्री दिखा दी, फैक्ट्री दिखाई दे। पापा जी आपका साबुन ठीक हो जाएगा। कहते हैं हमारे तो इंजीनियर सीधे सब केमिस्ट साहब ने आज तक ठीक नहीं हुआ, तो ये कहते हैं ठीक हो जाए। कहते छोटा सा नुस्खा क्या है कि तुम साबुन को सुखाते हो, फिर उसको प्रेस करते हो। वो जो उसे लोड पड़ता है, प्रेसिंग मशीन होती है, वो 20-25 मन की होती है। अब टिक्की तो 1 पाव की है,
वजन ऊपर 50 मन है कि उन्हें स्टैंपिंग करनी है टिक्की के अंदर, वो अपना जैसे लक्स है तुम सूखा साबुत नहीं करो, गीले के करो। गीला जब दबेगा फटेगा नहीं, सूखा जब डालोगे फट जाएगा। उसमें वो पास हो गया। फिर उसने बोला मैं तेरे पास बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे को एजेंसी देता हूँ। घर में आटे नोट आ गए। तो वो मतलब जो इनोवेशन होती है, इनोवेशन है ना ये, इन्होंने इनोवेशन करी। हाँ जी। तो वो मतलब इन ऐसे मोमेंट्स में होती है जब आप ध्यान से देखते हो किसी चीज़ को और उसके बारे में सोचते हो तो आपको उसका जवाब मिल जाता है, उस प्रॉब्लम का जवाब सामने ही होता है काफ़ी बारी। देखो जी, कोई भी आदमी हर चीज़ का जवाब है। अगर तुम किसी चीज़ को फंस करो तो कहते हो ये मेरा कच्चा नहीं मिल रहा, तो तुमको और जी तो मेरा कच्चा मिल गया, मेरा कच्चा दे। नहीं, अगर तुम सोचो थोड़ा दबाव लगो ना, तुम्हारे फ़ौरन दबाव करेगा मेरी चीज़ वहाँ पड़ी है। आप चाहते ही नहीं काम करना। अगर आप अपने ब्रेन से काम रहे, ये सोचे मैंने उसे नहीं करना, तो वो काम हाल हो जाता है। सारे जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। सारे जवाब अंदर ही होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो उसको सोचते नहीं, जल्दी कॉलेज बढ़ जाए नहीं जल्दी। और दादाजी जिसने कदर डालनी होती है वो यूं पहचान लेता है टैलेंट को। तो वो जो मोदी के जो मालिक थे उन्होंने हमारे एक और आपको बिजनेस की बात बताता हूँ। हाँ। ये सुनने वाली है। नहीं, पहले ये वाली कहानी खत्म करो ना। तो उन्होंने फिर आपको दादाजी को एजेंसी दे दी, मिल गई उसके तरफ एजेंसी को मिली। तो उससे हमारा एक ट्रक मतलब है तकरीबन 200 मन साबुन रोज आता था। 200 मन सुबह आता था, शाम लग जाता था। अब मैं कैसे काम लगा, मैं उनसे पढ़ रहा था, पढ़ाई पूरी हो नहीं थी। तो मेरे पिताजी बोले तो समझ गए भाई टकाना है नहीं, कैसे पड़ेगा। तो पिताजी कहा तुम साबुन तुम मेरे साथ बैठ। मैं क्या बैठना हूँ। उन्होंने बोला तुम जोर सुबह मोदी नगर जाना है, एक ट्रक वहाँ से लोड करवाना है, लाना है और उसको हम बेचेंगे, तेरे को 10 रुपये देंगे। मैं पुश अप किया, मेरे फादर है। तो मैं क्या ठीक है मैं जाऊँगा। मैं सोया 7-8 बजे मोदी चल जाता था। उन्हें बस होती थी, जहाँ वो ट्रेन थी वो देता था और एक ट्रक भरवा कर ले आता। वो इससे 2-3 घंटे में पहुँच जाता। वो उस वक्त बिक जाता था, पैसे भी आगे मोदी नगर से हमारे को क्रेडिट मिलता। अब जो बिजनेसमैन जिन बिजनेसमैनों के पास पैसे अपने हैं तो क्रेडिट नहीं मिलता, उनकी गुडविल नहीं होती। गुडविल होती है तुम्हारे को उधार मिले तो उधार बेचो तो पैसा तुम्हारे को और आएगा। लोगों के पैसे खेलोगे, पैसे तो हमें देने ही होते हैं। तो हमारा को वो मिल गया, तो वो एक हमारे एजेंट बन गया। फिर इतनी देर बिरला को पता लगा कि सरार ये क्या है, उनको मोदी की एजेंसी दी है। और बिरला को बहुत बड़ा था मोदी से भी। उसका BOI कोला साबुन चलता था, बहुत मशहूर। BOI कोला शहर का नाम था, बरार ऑयल एंड इंडस्ट्री। तो ऐसा नाम था बरार BOI, बरार ऑयल इंडस्ट्रीज। अच्छा, कोला शहर में था। उसकी भी एजेंसी मिल गई ऐसा का। तो भगवान ने ऐसा किया, नोट ऐसे पसरने शुरू हो गए कि हमारे पास इतने नोट हो गए कि हमारे को नोट गिनने के टाइम नहीं। तो नोट हम बोरियों में भरते थे, बोरियों में भर के धागे से लेकर, उन्होंने स्टेपल नहीं होते थे और सूतरी होती थी। 100 के नोट मैंने पैक दिए, 100 नोटों में पैक दिए। तो मतलब इतना नोट हो गया कि उस नोटों को संडे को सारे गिनते थे, किताब करते थे। आप कह रहे थे कि एक और टिप देना चाहते हैं। एक और बिजनेस के लिए बात बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में से वो आदमी बिजनेस नहीं कर सकता जो घबरा जाए। हम चार भाई से काम करते थे। तो हमने कहा कि बिजनेस को डेवलप करें और बढ़ाएं। तो हमने फॉरेन का काम शुरू किया। फॉरेन में काम शुरू करते हैं हमारे मदन जी जो हैं, यही फॉरेन करते हैं शुरू से ही। तो इन्होंने एक बात बोला कि कंसाइनमेंट जो लो डिवाइड कर लेना था। अगर 1100 टन माल हो तो उसको कंसाइनमेंट जो लोडिंग कराओ 400 टन करके कराओ, एक दफ़ा ना कराओ, ठीक है। तो वहाँ पर सिंगापुर में एक भगवान सिंह सराज जी थे। तो हमारे छोटे भाई जो जसपाल सिंह जिसकी डेथ हो गई है, इनको हम जाके माल देखो। माल दिखा कि वो सिंगापुर वाले लोग थे, वो साले बहुत चालू थे। उन्होंने क्या इनको फिल्में दिखाते रहे, तो माल दिखा दिया, ये माल पड़ा देख लो। माल देखा नहीं, ड्रम देखे आ गया। तो 1100 टन का हमने सौदा कर दिया। 1100 टन का सौदा आया
उस वक्त सस्ता ज़माना था, 1100 टन की कीमत थी 48 लाख रुपये। जब वो हमारे को पता लगा वो तो ठग था जिसे तुम लिया है, तो वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट था वो उन्हें बैंक ऑफ अमेरिका में खोले। लेटर ऑफ क्रेडिट पहले खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे तो तुम्हारे को माल आएगा, ऐसे नहीं खोल कर माल नहीं जाएगा। अगर माल में उसमें मिट्टी भी होगी तो वो तुम्हारे को पैसे भरने पड़ेंगे। उससे सर्वे होते थे, गवर्नमेंट के सर्वे होते। तुम्हारे को ये है कि तुमने माल चेकअप कराना है, अपना सर्वे भेजो, वो सर्वे साइन कर दे तो वो माल ले लो। हमने भेजा इसको, जाके सर्वे करके आ कि ये वहाँ डांस हाउस देखता रहा, कि फिल्में देखता रहा जसवासी। तो जब ये दिल्ली आए तो मैंने बोला कि तो माल देखा है? कहता हाँ देखा है। ठीक है, हमने उनका 1100 टन का पेमेंट कर 48 लाख 48 लाख पेमेंट का थी। कोई 4-5 दिन गुजरे तो मेरा दोस्त था ओसवाल, उसका टेलीफोन आया कि तेरे से दंगा हो गया, तू तो लूट गया, तू मर गया। मैं क्या हो गया? ओसवाल अगर तेरा जहाज जो तो चला था, कटरीना जहाज था, मेरे जहाज का नाम था कटरीना, तो उस जहाज में तेरे माल हुआ है, वो माल एक्चुअली लोड हो गई है। वो उन्होंने पुराना जहाज लिया है, पुराने जहाज को समुद्र में डूब दिया कि हमारा जहाज डूब गया। उसमें मेरा भी माल था, शाह वालिस का भी, और भी 3-4 आदमी को बड़े बड़े थे, कोई 4 साल पूरा फुल लोडेड जहाज था। तो तेरे से ही हो गया। उस वक्त मेरे पापा जी बात सुन रहे थे, और मेरे पापा जी बूढ़े थे, मेरे से तो बूढ़ी है ना, उम्र से 20 साल ज़्यादा ही हैं। तो कह रहे बिल्ला क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ी बात सुन के मैंने अपने फादर को नहीं बोला कि इनको शाक लगेगा, तो ये तो काम खराब हो जाएगा भाई, इतना 48 लाख का नुकसान है। तो 48 लाख का उस जमाने बहुत ज़्यादा था 1971। तो कितना था सामान? 1100 टन। 1100 मतलब 56,000 ड्रम। 55,000 5506 11 टन का 1100 टन का मतलब 500-600 ड्रम। 600 ड्रम का मतलब 70 ट्रक 80 ट्रक फुल। तो वो पता लगा कि या तो डूब गया, डूबा तो है नहीं। उन्होंने फौजी बिल बनाए हैं, फौजी बिल के पैसे ले लिए, और तुम्हारे को तो मिलेगा कुछ नहीं। तो पापा जी बोले क्या टेलीफोन किसका है? मैं कुछ नहीं चल सोचा। तो पता लगा ये तुम्हारे से फ्रॉड हो गया, तुम्हारे को एक पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं अपने बैंक के गया, हेड ऑफिस था प्लाजा रीगल के सिनेमा के पास, नहीं प्लाजा सिनेमा के पास, प्लाजा सिनेमा के पास। हाँ प्लाजा। कौन सा बैंक था? पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक। तो मैं गया उधर, तो देश परदेश पिक्चर लगी थी प्लाजा में, जोगिंदर देश परदेश पिक्चर। तो मैं गया तो कहेंगे डायरेक्टर साहब तो चेयरमैन साहब तो पिक्चर दिखे गए हैं, साथ ही साथ प्लाजा से। तो मैं कहा ठीक है, आज हम बैठे रहे। तो वो सरदार अवतार से बग्गा उनका नाम था, जो जनरल मैनेजर, तो आए थे, आज शादी आओ, पिक्चर देख के आए थे। बैठे कहते क्या मैं एक तकलीफ़ में पड़ गया। कहते क्या तकलीफ पड़ गई हो? मैं क्या हमारा ऐसे मैसे फ्रॉड हो गया कि आप हमारी क्या हेल्प करो। बैंक की हेल्प कर सकता है होता है। तो वो सोचा नहीं समझा नहीं, तो कुछ बोला नहीं कि मैं किस आदमी से बात कर रहा हूँ। तो हमारी बड़ी पोजीशन थी इस वक्त, हम तो बैंक को खींच सकते थे। तो मेरे को बोलता है क्योंकि काम जितना मैं करता मैं ही करता था, बैंकों का, ज्वेलरी का, बाकी का, सौदे का सब मैं ही करता था। कहता है सराज जी, हाँ जी, मैं तेरी जनानी ने चूड़ियाँ मुका देंगा, पर इतनी मोट है तेरे जानी चूड़े भेज देगा। मैनू आया गुस्सा आया तो मैं खड़ा हो गया इस तरह, तो मारिया टेबल पर जोर था हाथ। मैं अगर तू मेरी जनानी चूड़ियाँ मुका ले तो तेरे को लाऊंगा। बैंक से बोला मैं गया। चेयरमैन साहब सरदार इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी साढ़े चेयरमैन होंगे सर। तो मैं क्या तू सारी जनानियाँ चूड़ियाँ ना तो तेरे को लावांगे, पैसे देने सर, पैसे तो बैंक में देने। मैं कहा तू सारी चूड़ियाँ मुका ले भाई, बगा साहब तो ताड़ को लावांगे। मैं टेबल ना पानी पीता, घर वापस आ गया। तो दूसरे दिन तीसरे दिन चेयरमैन से टेलीफोन हो गया, मेरे को क्या बात फलाना साहब की गल होगी। मैं कहता कुछ नहीं, तुम चेयरमैन इंद्रजीत जी का, इंद्रजीत सिंह के चेयरमैन। मैं कहा जी तुम अपने
ये अपना जानने में जैसा छुपके करो ये। मैं कहा उन्होंने कहा चूड़ियाँ मंगा देंगे, तो असं चूड़ियाँ मंगा लो फिर आ जाएंगे, तो चूड़ी ले लो। कहने पागल ही पागल। तो मोर लैके मेरे को कारा वो महारानी बाग रहते सन जिथे तेरी रही है गुलाब सिंह जी वो नाल कोठी 1200 वाली कोठी। मैं सवेरे से गया मोर लैक चला गया। मोर मतलब स्टैंप लेके गया? हाँ स्टैंप पर डॉक्यूमेंट साइन कराने पैंदे ने। हाँ जी। तो मैं स्टैंप ले गया, फोन ले गया तो कहना तू 8.5 देने ने 48 लाख मैं देने कुछ रुपये कोई चाहना था नहीं, मैं कोई चाहता नहीं। तुसी साढ़े डुबे तो साढ़े डुबे साढ़े तो डुबे बैंकों ने अगर छोटी दी है तो साढ़े तो दी ना 80 रुपये से उन्होंने समा गया एडा उन्होंने नुकसान तो जवाब ही देना पाया, पॉजिटिव जवाब है ना वो बैंक तो फिर सेफ होना। बड़ा खुश हो गया, कहने मोट वाले मारे आओ साइन कर दो। उसे मेरे दोनों भरा बिगड़ गए, कैसे नहीं लगाते पैसे मोर लगाऊंगे तो पैसे लेगा ना कितों लेगा। मैं क्या तुम ना लगाओ मैं लगाऊंगा, तुम बेईमान हो मैं बेईमान होगा। मैं आज साइन कर साइन हो गए। हूँ मैं क्या तुम मेरी क्या मदद करोगे? कहने मैं तेरी मदद ये कराँगा कि तू अपना तेरे बैंक या वकील उसके सामने अपना वकील नहीं खड़ा कराँगा, मैं अपोजिशन नहीं कराँगा तो मैं भी तो पार्टी है ना, मैं ठीक है सारी मेहरबानी। तो उस वक्त मैं वकील की तारी मिस्टर वाटर कश्मीरी सी जी सिंगापुर वाली पार्टी सी उस 8 वकील है या तो एक थे चीफ जस्टिस मुंशी मिस्टर करपाल वो सीनियर वकील सी वो उसने वकील कर लिया। उन्हें नो मेरा छुट्टू वकील वाटर कश्मीरी वो कोर्ट का रूला पै गया कि वो तो 11 वकील कर लिया गया तो तब तो पैसे देने पैंगे। अच्छा को एक कोर्ट का ला है कि तुम किसी आदमी को खराब केस करना है तो तुम स्टे लेना चाहो ना तो वो टैंपरेरी स्टे बगैर वाले देखे दे देते एक मुझे वो देने पर तुम एक मैं जवाब दें एक कानून है कानून का तो स्टे तो मैं मिल ही गया एक महीना हूँ अगू सिर परमानेंट अगे तो मर गया फिर तो गया मेरे सारे गए तो उसने कहा ठीक है तो वो लाए तो मैं बड़ा परेशान। मैं किसी पता लग गया कि राम जेठमलानी जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील है। राम जेठमलानी ये कौन से सन में आ गए हम? ये कौन सा साल है? ये 1971। अच्छा 1970 हूँ मरे साल 2 साल है तो उससे मैं पता उसका दफ्तर बहादुर शाह सफर मार जिथे इंडियन एक्सप्रेस का दफ्तर है उत्थे उसका दफ्तर है तो मैं उस दफ्तर गया उसकी लड़की बैठी सी उसकी लड़की नाम मारा रानी जेठमलानी वो वकील है तो मैंने कहनी साज किधर आया मैं थोड़े डैडी को मिलना है कहते उत्थे मिल नहीं सकते तो पीछे बहुत मैं कैसा मैं बहुत ज़रूरी है तो मैं उन्होंने पेश करना है तो कहते वो कल वो पार्लीमेंट का मैंबर ही सी वो कहते पार्लीमेंट आ रहा है तो तुम मैं फाइल दस दो तो मैं क्या फाइल मेरी पढ़ी नहीं कहती फाइल पढ़ने लोड़ नहीं करो असं फाइल बैक कर रहा है तो तुम सवेरे 10 बजे हाई कोर्ट हो जाए ठीक है तो 2000 मेरे पी की जमा करा दी हूँ तब दसा वे वकील वटे पेंशन बिग वकील सीनियर वकील के ऑपरेशन ही होता है तो जिस वक्त मैं उस फाइल दिखाई और सीधा एयरपोर्ट को आया उन्हें मैं सब पढ़ तो लो कहने कोई पढ़िया मैं चलो उधर चल गया अंदर गए तो जज सी उस मिस्टर कपूर उसने पूछा वेल मिस्टर राम जेठमलानी पैसे है ना बड़े वकील तो तू किस केस से आया उसके मैंने साहब मेरा पार्लीमेंट सैशन चल रहा है तो मैं शायद पार्लीमेंट आया तो तुम मैं परमिट देते हो वो केस चल रहा सी उन्होंने कहना तू 10 मिनट रुक जा तो मैं इसकी गल सुनना कहना मैं उसके जी साढ़े पार्टी का माल चलिया भी माल पैसे भरे भी गए कैश भी चला गया तो जहाज डूब गया तो हाउ टू सेव इंडियन करेंसी कहना जज कहना ओके आई अंडरस्टैंड स्टे फॉर वन केस के परमानेंट स्टे फिर केस होता ना 10 साल चाहे 20 साल चाहे पैसा नहीं ले सकता ना स्टे ना हो तो पैसा ले जाएगा सारे ले जाएगा बगैर सुने साड़ी सुनी ये गल परवट हो गया नहीं बट फिर आपको बैंक को पैसे नहीं देने पड़े फिर स्टे में कोई ना कि जब तक फैसला ना हो पैसा नहीं दे। अच्छा। अगर कोर्ट फैसला थोड़ी देगी तो देंगे
जे स्टे रिवोक हो जाए तो फिर वो साड़ी उन्हें एक्सेप्ट नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट का पड़ेगा अगर केस उसे लिखा होता है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं आई साड़ी चीज़ अगर एक्सेप्ट हो गई है तो उसका मतलब साढ़े केस 2 साल लगे 4 साल लगे 10 साल सुने वो साढ़े केस के फैसले होने पहले पेमेंट नहीं ले सकता पेमेंट रुकी ब्लॉक होगी बैंक ब्लॉक हुई ना साढ़े को तो ना लगेगी मेरी गल समझ सुनिए जे स्टे पक्का हो जाए तो थोड़ी केस सुन दें जे थोड़ा स्टे पक्का ना हो तो तारा केस नहीं सुनते वाओ वाओ अचीवमेंट तो इसमें लेसन क्या था आपके लिए हैं जब आपने ये सब चीज़ें करी तो आपको इसमें से क्या सीखने को मिला? सीखने को मिला ये है कि आदमी जब भी चीज़ किसी से ले अच्छे से ले और अच्छे व्यापारी से ले 4 पैसे महंगे ले अच्छा व्यापार करे अच्छी सुने 4 पैसे सस्ता लिया तो बेईमान से पले पा गया खा गया। दादाजी उस टाइम पे ये जो वैल्यूज़ होती थी इंटेग्रिटी जैसे जो आप मैनेजर के बारे में बता रहे हो तो वो वैल्यूज़ होती थी लोग बहुत लॉयल होते थे तो ये अपना जो ज़बान की बहुत वैल्यू होती थी जो बोलते थे वो करते थे उस वक्त लोग तो अब ये नहीं है अब ये थोड़ा ख़त्म हो रहा है। अब नहीं रही अब है नहीं अब देखो हमने कितना काम किया जो साइन नहीं लिए दस्तखत पर किए 1 पैसा भी नहीं भरा और कितने काम किए हैं जैसे काम किए हैं लिखे रखे हैं वो डूब गए। अब लोग जो है ना ज़बान के नहीं रहे आगे कहते थे। हाँ एक बात सुनाता हूँ मेरे फादर रहा तेरी दादी के फादर उन्होंने फैक्ट्री पे ऐसे बैठे थे तो दलाल आया तो उन्होंने बोला सर जी फैक्ट्री बेचती हो उनकी फैक्ट्री 800 का दी है मायापुर में कहने यार बेच देते हैं कहने कितने की कहते हैं 8 लाख की 8 लाख के 12 लाख ऐसा ही 8 के 12 लाख मैं पैसा एक काम नहीं करना 1 महीने हाँ यश या 2 करना उन्हें 2 लाख निकाला जेब से निकल ये रखा ये लो जी 2 हमारी होगी फैक्ट्री 12 लाख घर गए जाके रोला पड़ गया अरे इधर रोला पाता लोग चोर हो रहे हमने तो फैक्ट्री दे दी हमने अपनी चलानी तो दी या क्यों रफड़ा पड़ा कहता है मैं फैक्ट्री बेची है तुमने नहीं बेची मैंने ज़ुबान करके बेचूंगा वो फैक्ट्री ज़ुबान कर फैक्ट्री बना दी जो फैक्ट्री आज मेरे ख्याल 17 लाख हो गई आगे ज़ुबान थी ज़ुबान की वैल्यू समझते थे आज नहीं रही आज बाप बेटे की ज़ुबान नहीं रही कहते लिखते क्यों लिखते भाई ज़ुबान से कर ज़ुबान हो गया। ये मैंने बिजनेस में कैसे आया कैसे तरक्की की 200 महीने से मैंने कैसे तरक्की की अब किराए पे मकान में लिया 80 महीने में 20 साल बच्चों को स्टेटस क्या बनाया कैसे बनाया कैसे ये कंसेप्ट खड़ा हुआ। तो दादाजी आपकी इतनी इंस्पायरिंग लाइफ रही है और मतलब आपने अपनी लाइफ लिटरली स्क्रैच से शुरू करी और आपने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया और इतनी ब्यूटीफुल फैमिली को रेस किया और आपकी लाइफ में दादी माँ आई तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। दादी माँ जो तुम्हारी आई ना एक नेक औरत थी एक उसकी ख्वाहिश नहीं थी कभी ज़िंदगी में कि मैं सोचूं कि उसको 10 तोले का सोना लेकर देना है ये चीज़ें देनी है या कपड़े दिए उसकी ज़िंदगी में डिमांड नहीं रही। एक डिमांड होता ना भाई घर जाओ आज तो मैंने ये कपड़ा लेना है आज मैं सूट लेना है ये लेना है एक उसकी डिमांड ना होने करके मेरे से कुछ मांगा नहीं तो उसमें भी एक बड़ी चीज़ होती है। अब सबको उसने आज कि शादी में जाना है 2000 का सूट है ये तो उसको मेरे उसे कोई बात नहीं मैं इसलिए डालूँगी तुम मत रहो। तो शादी में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो औरत का होता है औरत जिधर लगाए आदमी चल पड़ता है। अगर औरत चाहे कि मेरा खाना ना पिए शाम तो वो नहीं पिएगा और सबसे बड़ा है ये नहीं कि ज़िंदगी में मैंने पी नहीं ये नहीं कि ज़िंदगी मैंने याश नहीं की थी ये नहीं ज़िंदगी मैंने की लेकिन जब घर आता था पाँव कांपते थे कि कोई मेरे पूछ सवाल भी मेरे से भी पूछने वाला है। तो औरत एक ऐसी चीज़ है कि जो आदमी को राह पर डाल सकती है। शादी के बाद माँ बाप भी नहीं डाल सकते दोस्त यार भी नहीं डाल सकते या बच्चे तो या बच्चे सेकंड टाइम में हैं प्रेशर डालने के लिए लेकिन मेन जो है वो औरत है
अगर वो स्ट्रांग है, वो दुनिया कोई काम को वो नहीं करेगा तो नहीं, उसके कहने नहीं होगा। मतलब इतनी होती पावर है कि मैं समझा कि मेरी शायद तेरी दादी बहुत सिंपल थी, कोई सोना शोना डालिया, कोई फैंसी सूट कोई नहीं है। उसकी सादी जिंदगी ने और उसने कहा था जो पैसा मैं बचा के बनाया, सेविंग की थी। सेविंग जी है आदमी की लाइफ बना देती है। तो हिंदुस्तान इसे करके तरक्की करके है या मिडिल जो बड़े लोगों को क्यों इनकी चीज़ां महंगी लगती हैं कि इन्हें शुक्र और छुट्टी होनी है, शुक्र से चलाया तो सबको तंग कर देना। तो साढ़े मेरी समझ है ये लक्ष्य हम है कि मैं बहुत खाने पीने वाला आदमी, तो तेरी दाद उसे बहुत ही सिंपल ना खर्च करने दी, तो जे दो ही कुछ हो जाओ तो फिर तो गड्डी नहीं हटेगी ना। तो सब जो है वे ये कंसेप्ट है, ये तू देख रही है, ये सब तेरी दादी, ये सब की सेविंग है। दादाजी, आपकी लाइफ में लव का क्या मीनिंग है? असली तो मतलब लव का प्यार। प्यार शादी भी के आदमी कहता है जी मेरी लव मैरिज है। अब लव का समझ तो लव का मैंने तो निकाल दिया, लव को निभाना कैसे वो देखना है। लव का मतलब है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बात को जानना। ये नहीं मैं जो कहूँ वो ठीक है, तू कहीं जो गलत है, ये नहीं होता। लव एक इतना ऊंचा और पवित्र लफ्ज़ है कि लोगों ने इसकी मिट्टी बना दी, मिट्टी बना दी। लोगों ने इस लव का मजाक उड़ा दिया, मजाक मचा रख दिया। और वननेस का क्या मीनिंग है आपके लिए? इक्युमकार का क्या मीनिंग है? किसको नहीं? इक्युमकार, वननेस। इक्युमकार, लव इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। अल्लाह अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग गुजे, कौन भले कौन मंदे। उसका मतलब है कि जिस वक्त इंसान पैदा होता है उन्होंने नहीं पता मैं हिंदू के घर पैदा होया, उन्हें नहीं पता मैं मुसलमान पर पैदा होया। वो उसने पैदा एक शक्ल दी। अव्वल अल्लाह एक ही है, असा मजहब ला ली, एक क्रिश्चियन है, ये अल्लाह है। लेकिन ठीक है, अगर तुम सिख के घर समझते हो कि इट इज ड्यूटी तो तुम सिख का पालन करो। तो एम है कि मेरा सिख है, वो हिंदू है कि मैं हिंदू हाँ, मैं मुसलमान है तो मुसलमान हाँ। असं वो बड़ा करता है। जिस जन्म से लो वो जन्म जियो, क्या बुराई है? जीना ही है ना। जिस जरा पहनावा तुम पा के आए हो वो पहनावे जमा करो। लव एक बड़ा पुत्र है, लोगों ने मजाक उड़ाता। तो दादाजी, आपके हम 3 बच्चे, पहले आप 8 भाई बहन थे। हाँ जी। और उसके बाद आपकी फैमिली और एक्सटेंड हुई, दादी माँ आई। हाँ जी। और 3 बच्चे हुए, और उसके बाद हम सारे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन और फिर तो आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हुए हैं। ऐसे है कि हर आदमी ग्रैंड बच्चों की खुशी नहीं ले सकता। ग्रैंड बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, छोटी छोटी बातें बुरा बना लेते हैं। उनको पालना, उनकी बात को समझना, उनकी गलत बात को सही कहना। अगर तुम ग्रैंड बच्चे तो पाल सकते हो कि तो जो कहता ठीक है, वो लाडले होते हैं। ग्रैंड बच्चे जो तो बहुत लाडले होते हैं, उसको बांटो, जो बात के उसकी मानो, प्यार करो उससे। तुम्हारा प्यार तुम करोगे तब तुम्हारे तुम मेरे से प्यार करोगे। तू कहती मेरा दादा से प्यार नहीं करता, मैं क्यों करूँ? कहते हैं लोग। लेकिन कहते हैं ना असल से सूद प्यारा। साढ़े बच्चे कहते हैं जो सूद होता ना बच्चे वो प्यारे होंगे, उसको कहने लव। गिव द लव एंड टेक द लव। ये नहीं मैं कर या तू ना करे, नहीं। तो आपकी कौन सी वैल्यूज़ है जो आपके लिए सबसे प्रिय है और जो आपने अपने बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को दिए हैं? मेरी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे साथ रहें, और मेरी जो ज़िंदगी बढ़ाके के लिए है वो अच्छी गुजरे। और मैं यही चाहता हूँ कि मैंने जो कंसेप्ट बनवाया है इससे वो 4 गुना बनाए।
तो आज वो बोले ये फलाने के लड़के हैं, देखो बाप ने तो ये बनाया, तो ये बनाया। ये मेरी ख्वाहिश है, ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अमरजीत मेरे को 100 गुना अमीर होए, 100 गुना ज़्यादा पैसे होए। हर वक्त मेरी यही अरदास होगी, क्योंकि एक करता भी है, जेड़ा आदमी करे ना उसको करना पैदा है। तू मेरे लड़के मेरे ना करेगा ना, मैं तेन नहीं करांगा, क्यों करा? तू मैनू दिलों कर दी है ना, तो जेड़ा प्यार शो होंदा वो बेकार होंदा। जेड़ा प्यार दिलों है कि मैं ए दादे वास्ते चूरों लैके जाना है, ए दादे से मूली लैके जानी है, ए दादे से बेबे मेरा दादा खांदा है, उसको कहने प्यार बगैर क्या भाई ए चीज़ मेरी दादी को पसंद है। तो जेड़ा दादा भी वो कहना है ए मेरे निकाह के मैं ए देना है, ए मैं निकाह नहीं ए देना है, ए मैं उसको पैसा ना हो तो भी देना है। पैसा रब नहीं देता, तुसी मेहनत करनी पैसा मिलना है। तुसी बैठे रहो कहते को साढ़े ने रब ये किया, साढ़े नाम क्यों? कुछ डू समथिंग, तुसी करो ना तो हर गल रब से क्यों? करो तो मिलेगा ना, करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करो कुछ नहीं मिलना। घर बैठे रहो, सुते हो 10 बजे उठो या क्यों उठो, सवेरे उठो, पाठ करो, कपड़े पाओ, सोने कपड़े पाओ, नचे जाओ, दिमाग फ्रेश होता है। उठोगे 11 बजे सुते हुए नहीं, तो हर चीज़ का टाइम टेबल बने हैं, हर चीज़ का। थोड़े विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। 2 चीज़ों तो नहीं डोलना, असूल प्रिंसिपल तो कभी डोलना चाहिए। जो तेरा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है बस, उससे आगे कोई चीज़ नहीं। चाहे मैं गरीब हाँ चाहे मैं अमीर हाँ, मेरा प्रिंसिपल है भी, तो अपने प्रिंसिपल चलना। दादा जी ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ 365 ਡੇਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਥਾਟ ਆਫ ਦ ਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਊੜਾ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੇ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो तेरी दादी पढ़ती सी, तो फिर मैं थोड़ा सा मैं भी पढ़ना चाहता करना पड़ा, तो दादी तेरी टोके ऐ करो तुम ऐ करो। एक दिन मैं पाठ कर रहा सी, कहती है तुम तो उल्टे पासे चलते, क्योंकि हो गया जी साहब पहले पढ़ना है, सुखमनी साहब बाद पढ़ना है, जी बाणी सारी स्टार्ट हुई है असं उसको स्टार्ट करना है। तुम पीछे तो शुरू भी हो गए, तुम पहले भी शुरू हो। मैं सुखमनी साहब जब से छोटा पढ़ा है, कहीं तो कि पढ़ो तुमसे ना, कहना चल रहा करता रहा, पढ़ता रहा, वो भी पढ़ती रही, उसकी स्पोर्ट्स नाल भाई जिद नाल भाई ये पढ़ती मैं क्यों पढ़ा। उन्होंने भाई शौक होता है तू मैं पिक्चर तकी आ गया बड़ी अच्छी है, मैं भी तकूँगी, ठीक यही होता ना। बस महाराज ने लगन लाती, महाराज ने लगन ऐसी लाई कि मैं उनको किसी पर चिंता ही नहीं। और मैंने ये नहीं कि मेरे को पैसे यानी कि नहीं, मैं पैसे बोंगने करने नहीं करने, मेरे को ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं क्यों ले ही नहीं ना, खर्च वाले पास जाना ही नहीं, बात नहीं वेल मिलनी जो होकर कम करना है। तो दादा जी गुरबानी दी कोई लाइन जो ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? देखो बाणी ये कहती है
जो मांगो ठाकर अपने से सोई सोई दे। सानू दुनिया पैदियां के आपे के करने पे सानू यह चीज़ चाहिए, संस्कार चाहिए, मंगनी है ना, नहीं मिलती ना। जे असी एक भगवान को एक चीज जितनी चीज़ें मंगे वो मिल जाए तो सानू होर किसी को जाने लोड़ के। जे सानू एक जगह तो सारा सौदा मिल जाए तो सानू थोड़ा निम्बे कितों लैना, तो आटा उतों लैना, तो दाल उतों लैनी। जे एक जो मिलना एक जो लवे ना। वन स्टोर ऑल, एक स्टोर विच सब कुछ मिल जाता है, उस दा स्टोर जो है वही है। ट्रुथ इज वन, गॉड इज वन, क्रिएटर इज ऑफ ट्रुथ, और ट्रुथ इज वन। कौन है? वो रब जो क्रिएट करने का तो है ना। क्रिएटर कौन है? क्रिएटर सारा रब है। असं कौन होने हैं? जब तेरे मन च रब का ध्यान है, मैं 5 मिनट रोज पाठ कर रहा है, तू कैसे मेरा तो दिमाग ही फिर गया, सही हो जाएगी तू। तेन शांति नहीं आएगी जब तक तू 5 मिनट पाठ ना करे। ते वो कनेक्शन बन जाता है, फिर तुहानू किसी चीज़ की जरूरत नहीं लगती, सारे जवाब सारे सवाल। मैं तेन अज एक नवी चीज़ दसन लगा कि मैं 10-15 साल बीमार है ही है ना, पर दवाई तो लैनी, रोज़ बीमार ही होंगे ना, भावें बीमार ना हो भाई रोटी की दवाई लेनी है। मैं अपनी जिंदगी का ही तजर्बा है और मैं पास हाँ कि मैनू कई बारी ऐसी तकलीफ हुई है ना कि मैं उसकी अरदास करना मंगना उस करूँ। कहने जो मांगो वो तुहानू वो मंगना है, तो ना देंदा रहे रहंदा ना, वो पछताना नहीं, वो गिनता नहीं कि मैं निकल के 2 रुपये देते हैं, मैं तो 2 रुपये देंगे तू कैसी मैं निकल के 2 रुपये लेन, वो नहीं कहेगा। तो इस करके मैं जितना मैं दुख पाया ना जब पाना तो मैं अरदास करा मेरा हल हो जाता है। तेरा डैडी तो सारी मेरी दवाइयाँ करता है, दवाई लेना है, पैसे भी देता है, खर्च भी करता है, सब करता है, तो मैं ही सोचता यार पैसे ना खर्च कराऊँ, पर वो करता है ना, मैंने पता ना करता है। जो मुझे कोई कहे मेरे ना जो करेगा या तेना जो करे तू करेगी ना, तेना कोई करे तू किसा करेगी? हर एक आदमी ने करो, मैं बहुत प्यार या उस दो मेहनत उसने करो जिसको तुम देने जिसने जरूरत है दो। मैं तू दे देंगे 100 रुपया क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। मैं मिसाल दे रहा, जिस आदमी जरूरत है, जिस आदमी को जमीन कमी मैंने उन्होंने दो ना, उसकी पहचान को नहीं पहचान है उन्होंने दो। तो दादा जी तुसी बहुत सारी चीज़ा सानू अज दसी है, पर यह चीज़ लास्ट विच सिर्फ एक सवाल, तुसी की चाहते हो कि तुहाडे बच्चे तुहानू याद रखे किस गल नाल, और तुसी एक की मैसेज देना चाहते हो ग्रैंड चिल्ड्रन नू, ग्रैंड चिल्ड्रन नू? मैं ये मैसेज देना चाहना, एक तो जिंदगी से जेडे अपने होंगे ने अपने होंगे, कोई दूजा नहीं होता। दूसरा मैं चाहना कि मेरे बच्चे इकट्ठे हों। तीसरा मैं चाहना मेरे बच्चे अथवाक हो। चौथा मैं चाहना बच्चे मेरे बाप अपने बाप माँ का हुक्म मन, गलत हो तो ही मन, सही हो तो ही मन। ये मैं ये चाहना ये खुश रहन, खिले रहन, और महाराज ने जितना पैसा देवे ये फले फूलन और महाराज ने लगे रहन, और मैंने कोई ख्वाहिश नहीं। इस तो बाद मैं कोई नहीं दे सकता। मैं जिस वक्त उठते हाँ बैठते हाँ मैं हर रोज़ दुआ थोड़ी करना, ये ना एक दिन की चुका लिया 2 दिन की नहीं, मेरा डेली में अरदास है सारे ना नाम लेना, निर्वाण का लेना, इन्हें तलीम देना, इनू विद्या का दान देना, इनू महाराज ने लेना, छोटे तो छोटे हर आदमी ने नाम लैके अरदास करना। ये देर ना लावा तो मैं घबराना, ये देर जावा तो मैं घबराना, क्योंकि मेरी अपनी कॉन्शियस है। ये पावन दसन ये ना मैं पूछ रहा अमर जी नहीं आया, अमर जी आया रोटी खाई नहीं खाती, मेरा दिल है ना वो तो नहीं, मैं अपने दिल का पाबंद रहा। इस तरह मैं चाहना मेरी जी जिंदगी की पूंजी है और तुसी हो, पैसा नहीं मेरा, हूँ तुसी मेरी जिंदगी की लाइफ हो, तुसी नो पैसा। तो दादा जी बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुनकर और बहुत कुछ सीखा। अब आखिरी में हम लोग एक राउंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं रैपिड फायर राउंड।
इसका मतलब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको एक वर्ड या एक लाइन में उसका जवाब देना है। बोली। ठीक है, तो पहला सवाल, चाय या कॉफी, क्या पसंद है? चाय या कॉफी? चाय। चाय। अच्छा, आपका फेवरेट मीठा? मीठा मेरा जलेबी भी मीठा है, सारे मीठे। मैंगो भी अच्छा लगता है। मैंगो वो दैट इज फ्रूट, नॉट मीठा, स्वीट नहीं है, दैट इज फूड, फूड में मैंगो। अच्छा, फ्रूट में मैंगो। कोई ऐसी बात जो आपने पेरेंट्स को ना बताई हो और आज आप हमें बताने वाले हो? कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं? अच्छा, ठीक है। आप कभी अपने टीचर से या प्रिंसिपल से डरते थे स्कूल में? स्कूल में बहुत डरता था। हेड मास्टर, ड्रिल मास्टर, वो जब मारता था उंगल में पेंसिल रखता था, ऐसे दबाता था, चीख के लगाता था। मैं जितने टीचर रखे हैं उससे डरा हूँ। आज तो नहीं कोई हाथ लगाएगा। नहीं, उस्ताद को मैंने आज तक बाप की इज्जत दी है। जो मेरा बड़ा आदमी है, चाहे वो छोटा है या छोटी उम्र का है या गरीब है, मैं अपने उस्ताद को उस्ताद ही समझता हूँ। आज तक की आपकी फेवरेट सिटी? फेवरेट सिटी का मेरा जन्म स्थान रावलपिंडी है। वैसे तो दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली कैपिटल है, बहुत अच्छा है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे लोग हैं। नहीं, वैसी सिटी जहाँ आप घूमने गए हो? घूमने गया, घूमा तो सारा हिंदुस्तान हूँ बिजनेस के लिए, तो वाइफ के साथ तो बहुत कम हुआ हूँ। तो घूमने के लिहाज से ऐसा जो हिंदुस्तान है ना, बाहर नहीं है। पर आपको लंदन बहुत पसंद था? पसंद तो ठीक है, 2 दिन 4 दिन के लिए आए तो क्या हुआ। नहीं, ओके, ठीक है। अपना जिस धरती पे रहना वो जगह है। हाँ, आपकी फेवरेट चीज दादी के बारे में? फेवरेट चीज दादी के बारे में? मेरी दादी के बारे ये है कि मेरी वाइफ एक बहुत सिंपल थी और बहुत उसको लालच नहीं था, और जो आज मैं तेरी दादी की खातर। एक कोई गैजेट, आज की जो टेक्नोलॉजी आई है, कोई एक ऐसी चीज जो आप सोचते अगर मेरे टाइम पर होती तो बहुत अच्छा होता? कोई एक चीज आजकल का, कोई गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आप देखते हो और कहते हो ये मेरे टाइम पर होती तो बहुत अच्छा होता? ऐसा तेरे डैडी जो थे, इनको वो रेडियोग्राम जैसा, जब ये छोटा था तो बड़ी इज्जत करता था, तो इसका एक्सीडेंट हो गया था, अस्पताल में था, ये कहता मैं लूँगा रिकॉर्डर। रिकॉर्डर जो होता था? हाँ, तो मैं कहता लूँगा, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने 10,000 रुपये दार रखे, इसको देकर दिया। तो वो आप सोचते रिकॉर्डर आज होता तो बहुत अच्छा होता? नहीं, मैं सोचता जो वक्त की चीज़ हो वो अच्छी है। बट आज की कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि अगर तब होती तो बहुत अच्छा होता, जैसे मोबाइल फोन? नहीं, आज को जाए जो परमिशन दी है वो ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी एक मूवी होती तो उस मूवी का नाम क्या होता? उसका मूवी होता मेरे साथ बैठो, मेरे से प्यार रहो और मेरी बातों को सुनो और उस पर अमल करो और जिंदगी से मेरे से सीखो, मैं आपसे सीखूं। नहीं, तो मूवी का नाम क्या होता? मैं तुमसे सीखूं, तुम मुझसे सीखो? मैं तो मूवी का नाम था मेरी जिंदगी। अच्छा, आपको क्या लगता है आप 92 के हो या आप अंदर से 29 के हो? मैं अगर यंग ना फील करूँ तो मैं इस उम्र में पहुँच नहीं सकता। हाँ। तो आप यंग फील करते हो? मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई लड़नी है, अगर दवाई नहीं करनी तो फिर हार गए, ठीक है ना। दवाई नहीं अगर खाए गए तो हार गए ना जी, दवाई खाओ। हर फैसला खुद मत करो, कोई फैसला हो उसके ऊपर छोड़ो। दादाजी, बहुत मजा आया आपसे बातें कर कर और बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे। हाथ दो अपना। तो ये जो आज का ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो मैं अपनी पूरी जिंदगी ट्रेजर करूंगी, और आई होप जो जो आपको सुनेगा वो भी आपसे बहुत प्रेरणा लेगा। ये तुम्हारी बहुत मेहरबानी है। आजकल के लोग बुजुर्गों को पूछते नहीं, जो मैं तो ये फख्र समझता हूँ कि इस ज़िंदगी में मेरे को कोई पूछने वाला है। आज मैं देखता हूँ जो हमारे बुजुर्ग सिटीजन हैं, आप देखते होंगे कि उनकी क्या हालत है। तो ये भी बड़ा लक्की हूँ भगवान के घर में, जो मेरे ऐसे मेरा बेटा मिला, मेरी पोती मिली, मेरी को नूह मिली, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। थैंक यू दादाजी। ओ बेटा, देती रहो।